हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी 134 ब्लॉक 4 यूनिट 14 लास्ट वाली यूनिट, दैट इज़ रीजनलिज्म एंड न्यू रीजनलिज्म। ठीक है, तो हम आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन को स्किप करके इसके इवैल्यूएशन मतलब इवोल्यूशन ऑफ रीजनलिज्म के ऊपर कि कैसे ये इवॉल्व हुई है, कैसे ये आई है। ठीक है, सो इसका सिंपल स्मूथ जो मतलब होता है वो होता है रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये भले ये पैराग्राफ बहुत लंबा दिखेगा, ठीक है, बट इसमें कुछ भी ऐसा बहुत स्पेसिफिक नहीं है और ना ही एग्ज़ाम में उतना कुछ आने वाला है। बट आई विल गिव यू आइडिया जितना आप ऐड कर सकते हो एग्ज़ाम्स में अगर आते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ है कि ये नई नहीं है रीजनलिज्म, हम हमेशा से देखते आए हैं कहीं ना कहीं कि थोड़े बहुत रीजनल लेवल पे कनेक्शंस वगैरह भी होती है। ठीक है, इवन चाहे आप ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ में देखो या फिर अदर इंस्टेंसेस में देखो। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा इसकी इम्पॉर्टेंस स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड हो गई थी तो 20th सेंचुरी में आप नॉर्मली ज़्यादातर 20th सेंचुरी में देखते हो। ठीक है, कंसेप्चुअली अगर हम देखें तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम एक दोनों के बीच में इंटरेक्शन की बात करते हैं। मतलब जो भी नेशनल स्टेज है उसके अंदर इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए, लिंकेज होनी चाहिए, ताकि सारे स्टेट एक दूसरे के सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सके, कोऑपरेट कर सके और उन्हें बेटर या डीप अंडरस्टैंडिंग हो सके जो भी उनके पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, अब उनको ये लगता है कि जब भी इंटरडिपेंडेंसी आती है या लिंकेजेस वगैरह होते हैं किसी भी नेशन स्टेट के बीच में, तो वो एक फाउंडेशन की तरह काम करता है पीसफुल वॉकिंग में। मतलब जो स्टेट सिस्टम होती है उसके पीसफुल वॉकिंग में एक फाउंडेशन की तरह काम कर रहा होता है। और इनकी ये जो अप्रोच है उसको हम फंक्शनलिस्ट अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, जिसका मेन फैक्टर ये है कि रीजनल कोऑपरेशन का इमर्जेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस है टेक्निकल ट्रेड में या फिर टेक्निकल चीज़ों में इंटरेक्शन जो होती है वो और ज़्यादा स्मूथ हो सके, ताकि पीस मेंटेन हो सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। नियो फंक्शनलिज्म की भी अगर आप बात करते हो तो इनका भी मतलब वो सपोर्ट है कि हाँ कोऑपरेशन होनी चाहिए, और ये इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट पे फोकस करते हैं कि जो भी इनेबिलिटी होती है, ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल एलिमेंट में रीजनल स्कीम्स में अगर आप बात करो तो कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। जब कोऑपरेशन होती है तभी रीजनल इंटीग्रेशन वगैरह होता है, मतलब कोऑपरेशन के कारण रीजनल इंटीग्रेशन वगैरह होती है। ठीक है, फेडरलिस्ट अप्रोच की भी अगर आप बात करो तो वो भी सपोर्ट करते हैं रीजनलिज्म का एज अ प्रोग्राम। ठीक है, इनका ये भी मानना है कि डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं जो फेवर में बात करते हैं रीजनलिज्म के। ठीक है, इनके लिए भी रीजनल जो कोऑपरेशन होती है वो ट्विन नीड है, मतलब इंटीग्रेशन भी प्रोवाइड करती है, डिसेंट्रलाइजेशन भी प्रोवाइड करती है। डिसेंट्रलाइजेशन इन सिंपल टर्म्स इज पावर सब में बटा होना, लाइक इवॉल्व होकर मतलब आना कि बड़े मतलब सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से रीजनल, रीजन से पंचायत लेवल पे वैसे सारी चीज़ें आती है। ठीक है, मतलब ओवरऑल जो इसमें बात की हुई है वो ये है कि अगर रीजनल कोऑपरेशन होती है तो वो स्मूथ फंक्शनिंग या पीस मेकिंग में काम करती है। ठीक है, हम आ जाते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनलिज्म, मतलब ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है। ठीक है, सबसे पहला रीज़न जिस पे हम फोकस कर सकते हैं वो है हमारा पब्लिक इंटरनेशनल यूनियंस वगैरह का इवैल्यूएशन। जब 19th सेंचुरी में बहुत सारे इंटरनेशनल या बहुत सारे पब्लिक इंटरनेशनल यूनियंस आने लगे थे तो उसके बाद बहुत मतलब जो इंटरेक्शंस वगैरह थी वो इंक्रीज़ होने लगी थी, जिससे कई सारे कंट्रीज़ वगैरह की जो कंसर्न्स होती थी या जो नीड होती थी वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होने लगी थी, कॉमन होने लगी थी, जो इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे बात करती थी या प्रॉब्लम को हारमनी कैसे क्रिएट करना है या जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है उस चीज़ की बात करते थे। ठीक है, तो ये सबसे पहला नीड था। जब यूनियंस वगैरह आई तो उसके बाद उनको लगा कि हाँ रीजनलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि लाइक ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद भी दैट वाज लाइक ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद भी चीज़ें कनेक्टेड होने लगी थी। दूसरा अगर आप बात करते हो तो जो रीजनल लेवल होती है वो एक इंटरमीडियरी की तरह काम करती है नेशनल और ग्लोबल लेवल पे, ताकि वो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिजॉल्व कर सके या फिर बेटर कर सके, स्मूथ बना सके। ठीक है, बहुत सारे टाइम पे जो भी रीजनल कंसर्न्स होते हैं वो ग्लोबल प्रॉब्लम या कंसर्न्स के बीच में छुप जाती है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि दोनों मिलके काम करें ताकि हम उसे बैलेंस कर सकें। ठीक है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो सके। अब तीसरा इसकी नीड इसलिए है क्योंकि जब भी रीजनल कोऑपरेशन जो होती है ना, जो भी कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो वो हमेशा अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज जब भी होती है, मतलब एक डोमिनेंट टेंडेंसी होती है अगर किसी भी स्टेट की, तो उसको हमेशा चेक करते रहती है ताकि जो भी स्ट्रॉन्गर एक्टर है विद इन द रीजन उसमें कुछ भी ऑपरेशन, कुछ भी ऐसा ना हो बिहेवियर जो छोटे स्टेट को मतलब
हिंडर कर रही है या फिर उन पे फालतू का अटैक कर रही है, वैसे मतलब जो भी छोटे स्टेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, उनके इंटरेस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट करती है, और किस तरीके से कलेक्टिवली हम चीज़ें मतलब फेयर वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं या फिर उन्हें जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं, इस चीज़ की ओर काम करती है। ठीक है, चौथा अगर आप देखो तो ब्रॉडर ग्लोबल कंटेक्स्ट पे आप देखो तो रीजनलिज्म हमेशा एक विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है, और जो भी रीजनल एस्पिरेशंस होती है, ठीक है, या फिर कॉमन सेट एट्रीब्यूट्स जो भी होती है, चाहे वो आप लैंग्वेज की बात करो, कल्चर, हिस्ट्री या फिर आइडियाज़ वगैरह की बात करो, उन सब चीज़ों से कनेक्ट करती है कहीं ना कहीं। ठीक है, कि हर किसी का जो भी कॉमन सेट एट्रीब्यूट्स है उसके थ्रू वो कनेक्टेड है बेस्ड ऑन आइडियाज़, कल्चर्स एंड ऑल। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है वो है हार्मनी और होमोजेनिटी। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट वगैरह का होता है, हार्मनी मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम वॉर वगैरह अवॉइड कर सकें, ताकि बाकी सारी चीज़ें मतलब एक पीस मेंटेन हो सके, कनेक्शन मेंटेन हो सके। तो इसलिए हार्मनी को क्रिएट करने के लिए, और जो भी इंटरेस्ट का होमोजेनिटी, इंटरेस्ट वगैरह होती है ना, हर किसी का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, मतलब हर कंट्री का आप देखो रीजनल लेवल पे, तो उसे हम किस तरीके से उनके एट्रीब्यूट्स को कैलकुलेट कर सकते, एक साथ लेके आ सकते, एक बेटर यूनिटी क्रिएट कर सकते, इस चीज़ पे काम करती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है रीजनलिज्म, मतलब कनेक्शन मेंटेन करना, पीस मेंटेन करना, हम किस तरीके से उनके जो भी लैंग्वेज के आधार पे या फिर उनके कल्चर्स वगैरह उसके थ्रू कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, आइडियाज़ वगैरह को बिल्ड कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री कनेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आ जाती है। ठीक है, अगर आप इनके फीचर्स की बात करते हैं रीजनलिज्म के, तो सबसे पहली तो ये चीज़ें है कि ये हमेशा से एक्सक्लूसिव नहीं रहा है नेचर में। ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम से एक्सक्लूसिव नहीं रहा है, कई बार ये ओवरलैप करती थी, या कंट्री मतलब एक कंट्री को अलाउ करती थी कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंक्लूड हो। ठीक है, जोग्राफिकली अगर वो पार्ट नहीं भी होते रीजन के तब भी। ठीक है, तो ये भी कई बार ऐसा होता था कि ओवरलैप करती थी चीज़ें। लाइक आप देख सकते हो, सार्क को एक एग्जांपल ले लो, जो एक सब कॉन्टिनेंटल एंटिटी है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन को आप देखो, ब्रिक्स को आप देखो, जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है नेचर के, तो ये सारे एक एग्जांपल उन्होंने दिए हुए कि हाँ ये सारे एक एग्जांपल की तरह काम करते हैं कि किस तरीके से कई बार वो चीज़ें ओवरलैप होती है कि वो दो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए जो रीजन्स वगैरह होते हैं ना, या तो पॉलिटिकली या तो सोशली मतलब कंस्ट्रक्ट की जाती है, एक इमेजिन कम्युनिटीज़ की तरह काम करती है। ठीक है, दूसरी पॉइंट आप देखते हो तो उसमें बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं रीजनलिज्म में। ठीक है, डिपेंडिंग कि उनकी प्राइमरी पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जो उसकी इमर्जेंस में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो उस चीज़ में ये होता है कि वो आइडेंटिफाई करते हैं मेनली 3 फॉर्म रीजनलिज्म का। सबसे पहला इकोनॉमिक लेवल, दूसरा है पॉलिटिकल लेवल, और तीसरा स्ट्रेटेजिक लेवल। अब इकोनॉमिक लेवल की आप बात करते हो तो वो फ्री ट्रेड या कॉमन मार्केट को सपोर्ट करती है। ठीक है, पॉलिटिकल रीजनलिज्म की बात करते हो तो वो प्रोटेक्ट करती है, या जो भी हमारे पॉलिटिकल वैल्यूज़, शेयर्ड पॉलिटिकल वैल्यूज़ होते हैं, लाइक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इंडिविजुअल फ्रीडम, ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है। वाइल अगर आप स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात करते हो तो जो भी कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस की रिक्वायरमेंट होती है, या जो भी प्रोटेक्शन है पावरफुल नेबर्स वगैरह से, उनसे कैसे प्रोटेक्ट करना, ये इसके अंदर में आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को कवर करती है। थर्ड अगर आप बात करते हो तो जो रीजनलिज्म है, ठीक है, वो अगर ट्रेडिशनल सेंस में हम देखें तो एक फेमिलियर पार्ट को फॉलो करती है, या प्रोग्रेस की बात करते हैं कि हम किस तरीके से इकोनॉमिक फील्ड में फ्री ट्रेड का यूज़ करके या कॉमन मार्केट का यूज़ करके एक इकोनॉमिक यूनियन की तरह काम कर सकते हैं, प्रोग्रेस की ओर काम कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम सेपरेट एक पैरेलल प्रोजेक्ट्स बना सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सके लाइक UN वगैरह, ताकि वो पीस मेंटेन करे रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे दोनों। ठीक है, उन्होंने जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता था ना पहले, उन्हें सब्जेक्टिव फॉर्म में बदल के जो रिलेशनशिप होते हैं उसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किया, और ज़्यादा लोगों को ऐड किया उसमें, और ज़्यादा कोऑपरेशन बिल्ड करी या एनहेंस करी। ठीक है, तो जो रीजनल अप्रोच है अभी एक स्ट्रिक्टली आप ये नहीं बोल सकते हो कि स्टेट सेंट्रिक मॉडल को फॉलो करती है, नहीं, वो रैदर ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे वो काम करती है कि किस तरीके से हम रीजनल जो गोल्स होती है उसको अचीव कर सकें ऑन अ ग्लोबल लेवल। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं न्यू रीजनलिज्म की को लेके, ठीक है। ओके, सो 1990s एक विटनेस करता है नया फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म जिसमें कुछ चेंजेस है या उनके व्यूज़ वगैरह, उनकी कंटेक्स्ट वो किस तरीके से काउंटर करते हैं, उनके कंटेंट क्या है उसमें चेंज हुई है, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आप बात करते हो तो जो न्यू लिबरलिज्म है वो ग्लोबलाइजेशन से भी इंस्पायर्ड है, ठीक है, वो उसका ऑफस्प्रिंग आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर में जो भी लाइक होता है ना, पहले इश्यूज़ वगैरह को मतलब सॉल्व करते थे रीजनल लेवल पे, बट ऑन ये सोच के कि वो ग्लोबल लेवल पे कैसे काउंटर कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। मतलब रीजनल एक सेकेंडरी की तरह काम करती थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप नियो लिबरलिज्म की बात करते हो तो जो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो अब एक एक्टिव एजेंट की तरह काम करती है, पैसिव ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करती है इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है। मतलब ये कि जो भी नियो लिबरलिज्म है वो रिजेक्ट करती है ओवर डिटर्मिनेशन जो होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब उनकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट वर्ल्ड अफेयर्स में, ठीक है। तो वो ज़्यादा फोकस करती है, जो भी ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है उस पर ज़्यादा फोकस करती है, और ये उनको एक मेन रोल की तरह देखती है कि उनके पास भी पोटेंशियल है एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर की तरह इमर्ज होने का, ठीक है। जो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर जो भी एक नेशन स्टेट होता है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है। और उनका जो फैक्टर है, ठीक है, वो भी चेंज हुई है कंटेक्स्ट को अगर आप ग्लोबलाइजेशन से देखें, जिसमें जो भी लॉजिक्स या जो फंक्शनिंग है उसमें चेंज हुई है, जो रिजल्ट होती है ट्विन प्रोसेस का, लाइक रीजनल जब इंटरसेक्ट करते एक दूसरे से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, वो, और रीजनल और सब रीजनल लेवल पे भी किस तरीके से ट्रेड ब्लॉक को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इस चीज़ पे भी काम करती है, ठीक है। इन्होंने मल्टीपल या इंटरलिंकिंग जो भी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होती है रीजन्स के बीच में या मल्टीलेटरल एक्टर्स के बीच में, उसको उस ग्रुपिंग्स को खुद से मतलब उन्होंने ऑर्गेनाइज किया प्रॉपर, ठीक है, जो भी नियो लिबरलिस्ट थे, आई मीन लिबरलिस्ट नहीं, रीजनलिस्ट, ठीक है, आई एम सॉरी। लेकिन इस सब चीज़ से आप ये बोल सकते हो कि जो भी नियो रीजनलिज्म है, ठीक है, वो एक फॉर्मेशन है मल्टीपल ट्रेड ब्लॉक्स का, मतलब वो इकोनॉमिक है कैरेक्टर में, ठीक है। वो ग्लोबलाइजेशन पे तो फोकस करती है बट ज़्यादातर इकोनॉमिक नेचर पे फोकस करती है, ठीक है। तो मेन आप बोल सकते हो दे आर इकोनॉमिक इन कैरेक्टर, जो मल्टीपल ट्रेड ब्लॉक्स या कॉम्प्लेक्स जो वेब ऑफ रिलेशनशिप होती है उस चीज़ पे फोकस करती है, ठीक है। जो नियो रीजनलिज्म होती है उसके जो कंटेंट होते हैं वो कंसर्न होते हैं लाइक सेवरल जो भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस होती है ना, लाइक एंड ऑफ कोल्ड वॉर की आप देखते हो, बाईपोलर से मल्टीपोलर पावर स्ट्रक्चर जो चेंज हुई है, ठीक है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं ना उस चीज़ पे भी फोकस करती है, ठीक है, ताकि वो रिप्लेस कर सके जो भी ट्रांसनेशनल इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस है उसको एक बेटर फॉर्म में, या फिर जो इंटरेक्शन होती है स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स का, ठीक है, उसको और ज़्यादा अलग पैटर्न कैसे बना सकते हैं, उसमें पैटर्न्स वगैरह चेंज कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ की ओर भी वो काम करती है, ठीक है। आप काउंटर की अगर आप बात करते हो तो काउंटर्स वगैरह कैसे होते हैं नियो लिबरलिज्म में, तो वहाँ पे ये होता है मेन कि जो भी नियो लिबरलिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़े कम्प्रिहेंसिव या मल्टी डायमेंशनल होते हैं, वो हर डायमेंशंस में सोचते हैं, ठीक है, एक डायमेंशन में नहीं सोच रहे होते। तो इसकी वजह से वो कल्चर पे फोकस करते हैं बाद में, ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है, पॉलिटिकल रिजीम्स वगैरह जो है, या सब रीजनल एस्पिरेशंस वगैरह जो होती है, उनकी ट्रेड इंटरेस्ट, उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कैसे उनकी ट्रेड ब्लॉक्स को प्रोटेक्ट करनी, इन सारी चीज़ों की और बात करती है, ठीक है। और जो उन्होंने है ना वो दोबारा से उन्होंने डिफ़ाइन किया जो भी कंडीशन या प्रोसेस वगैरह होती है, ताकि वो उसे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर में बना सके और उसकी बहुत सारे लेवल्स बना सके ग्लोबल सिस्टम में, ठीक है, ताकि वो चीज़ें ईजी हो जाए और चीज़ों को मेंटेन करने के लिए या कोऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो पीस मेंटेन कर सके, ठीक है। एक सबसे कंटेम्प्रेरी डिबेट जो इमर्ज हुई थी, ठीक है, ये रिलेशनशिप जो होती है रीजनलिज्म या ग्लोबलाइजेशन के बीच में, तो ये कि वो एक कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम करती है, कि वो थोड़ी सी कॉम्प्लीमेंट्री है, कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है। जैसे ग्लोबलाइजेशन सपोर्ट करता है रीजनलिज्म को, रीजनलिज्म सपोर्ट करती है ग्लोबलाइजेशन को, तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर जस्ट कनेक्टेड टू इच अदर, कि एक के साथ दूसरा फ्री 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 वैसे वाले सिचुएशन में, ठीक है। तो दे आर मतलब इकोनॉमिक नेचर इनका मेन है, दो वो मल्टी डायमेंशनल है, वो बाकी एस्पेक्ट्स पे भी फोकस करते हैं, बट मेन उनका कंसर्न इकोनॉमिक्स से लिंक करती है, ठीक है। अगर आप क्रिटिकल अप्रेजल्स की बात करते हो इसके अंदर, अब इसमें ये बताया कि आपने अब नेचर वगैरह उसके फीचर्स वगैरह जो है रीजनलिज्म के, चाहे वो न्यू रीजनलिज्म की आप बात करते हो, तो वो सारे से मतलब
आपने पढ़ लिया है तो अब आपको आइडिया है, ठीक है, कि उनके सपोर्टर्स है जो भी फंक्शनलिस्ट, नियो फंक्शनलिस्ट, फेडरलिस्ट वगैरह है, लेकिन क्या ये सच में सारे प्रॉब्लम जो होती है इंटरनेशनल सिस्टम में उससे रिजॉल्व करती हैं? अब जो यूनिवर्सलिस्ट है वो क्वेश्चन करती है इनकी रेलिवेंस को या इनकी यूटिलिटी को, कि वो किस तरीके से ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को क्या वो सच में एड्रेस कर पा रही है, सॉल्व कर पा रही है जो भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो रीजनल लेवल की प्रॉब्लम है या इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है। उन्होंने इस चीज़ पे भी, जो क्रिटिक्स वगैरह है, इस चीज़ पे भी फोकस किया है कि उनका ओवर एम्फेसिस है, ठीक है, रीजनलिज्म को लेकर, जो इनवर्ड लुकिंग पे फोकस करता है या एक क्लोज ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है, जो ग्रेटर जो डोमिनेशन होती है बिग पावर्स की, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़ाती है और ज़्यादा, जो भी बड़े पावर की डोमिनेंस है, ठीक है। इसलिए उनकी जो एजम्पशन है वो ऐसा है कि जो छोटे छोटे स्टेट है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके बड़े बड़े डोमिनेंट पावर से जो आउटसाइड द रीजन काम करती है, ठीक है। इस चीज़ को लेके भी इनको, मतलब क्रिटिक्स वगैरह ने इनको वो किया है कि नहीं, आप इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। जो सिक्योरिटी एरिना होती है, बड़े बड़े पावर या जो स्ट्रॉन्ग पावर होती है जो कभी भी डोमिनेट कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है छोटे पावर का, उस चीज़ पे आप फोकस नहीं करते हो, ठीक है। फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं कि ये फेल हो जाते हैं अगर कोई भी रीजनल कन्फ्लिक्ट वगैरह होती है या रिस्टोर करना होता है पीस वगैरह को, तो वो रिजॉल्व नहीं कर पाती है कन्फ्लिक्ट वगैरह, ना ही पीस मेंटेन कर पाती है रीजनल लेवल पे, ठीक है। क्योंकि जो पीस प्रोसेस होती है वो जो आउटकम होती है ना नेशनल इंटरेस्ट का, वो बहुत ही ज़्यादा इट्स लाइक टफ टू डिटरमाइन कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वो चीज़ें प्रॉपर काम नहीं करती है, या फिर ये भी कई बार सिचुएशन आ जाती है कि जो स्ट्रॉन्गर पावर होती है, ठीक है, वो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट ही नहीं करती है कि हमें नहीं चाहिए कोई मैकेनिज्म, हमें नहीं करनी है कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व, क्योंकि ओब्वियसली दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दे हैव डिप्लोमेटिक प्रोसेस, उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, सारे एसेट है, तो वो क्यों झुकेंगे, राइट। तो इस सिचुएशन में भी ऐसे वाले चीज़ों में भी रीजनलिज्म काम नहीं कर पाती है, ऐसे क्रिटिक्स वगैरह ने बोला हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट ये भी है कि जो रीजनलिज्म है, जो भी फॉर सपोज एक स्टेट के अंदर में कल्चरल डिफरेंसेस हुई है, ठीक है, आप इंडिया का एग्जांपल ले लो कि कल्चरल डिफरेंसेस हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई है क्योंकि कल्चर्स बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, ठीक है, और हमें आउटसाइड की सपोर्ट मिल रही है कुछ स्टेट की, मतलब कुछ ग्रुप्स को, जो कुछ कल्चरल ग्रुप्स है उन्हें सपोर्ट मिल रही है बाहर से, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश इज़ द बेस्ट एग्जांपल, आप देख सकते हो ऐसी चीज़ों में। तब उस सिचुएशन में जो टेंशन्स वगैरह क्रिएट होती है, जो कन्फ्लिक्ट वगैरह होती है, उससे रिजॉल्व नहीं कर सकती है रीजनलिज्म, ऐसा भी इनके ऊपर क्रिटिक्स लगा हुआ है, ये बताया गया है, ठीक है। अब जो इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, रीजनलिज्म या न्यू रीजनलिज्म के अगेंस्ट, ठीक है, तो वो भी ये होता है कि जो भी फ्री ट्रेड या फिर ट्रेड बैरियर्स वगैरह को सपोर्ट करते हैं, वो ये चीज़ें, मतलब जो प्रोटेक्शनिज्म होती है ना, जो फेवर ट्रेड आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसके वजह से जो भी इम्पैक्ट होती है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मार्केट पे, उस चीज़ पे वो फोकस नहीं कर पाती हैं। मतलब ऑन दैट लेवल की ग्लोबलाइजेशन कनेक्ट तो करती है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि ग्लोबलाइजेशन प्रोटेक्ट करती है या कनेक्ट तो करती है, बट देन कई बार इस सिचुएशन में जो ओवर पावर या फिर जो ऐसे स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी कोर कंट्रीज है, जिनके पास सारी चीज़ें, उनका ही फ़ायदा होता है, बट जो गरीब कंट्रीज है वो नहीं कर पाती, वो इम्पोर्ट ही करती है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा लोन के अंदर में ही वो चीज़ें रह जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं यहाँ पे रीजनल ट्रेड के मामले में। अगर आप बात करो तो इंटरनेशनली ये फ़ायदा है कि कनेक्शन वगैरह बिल्ड कर रही है, बट नॉट ऑन अ रीजनल लेवल, ठीक है। अब ये सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद भी जो रीजनलिज्म या न्यू लिबरलिज्म है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लाइक उन्होंने फेस किए, आप ओवर स्टेट आप बोल सकते हो चीज़ें, जो एक एस्पेक्ट है जो इनके फेवर में है एक्चुअली, ठीक है, भले ये सारे क्रिटिसिज्म है, वो है एक, आप ये बोल सकते हो नॉर्मली कि वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है, ठीक है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि अबाव से इम्पोज होती है, कि ऊपर से जो पावर होती है उससे इम्पोज नहीं होती है, ठीक है। वो बॉटम लेवल से पहले फोकस करती है, देन वो अबाव जाती है, ठीक है, धीरे धीरे के नीचे से थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर, या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, उस तरीके से, ठीक है। जो बहुत सारे सेक्टरल इंटरेस्ट वगैरह को भी प्रोटेक्ट करती है एक लेवल पे। इवन आप ग्रीन पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह को देखो जो यूरोप में है, ठीक है, तो वो हारमनी क्रिएट करने का काम करती है रिस्पेक्टिव
पोजीशन, जैसे कि कॉमन एजेंडा पे वो जो जुड़े होते हैं ना, जो भी यूरोप में जो भी ग्रीन पॉलिटिकल पार्टी है, उस चीज़ को, वो इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है या कंज्यूमर इंटरेस्ट कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड करनी है, इस चीज़ पे फोकस करती है। तो इस पर्सपेक्टिव से एक तरीके से एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करती है रीजनलिज्म। तो मतलब क्रिटिसिज्म तो बहुत सारी मिली है, बट इस चीज़ में लोगों ने फेवर किया है इन्हें कि ये सेक्शनल, नेशनल और रीजनल इंटरेस्ट को एक हद तक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करती है या उनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इसके साथ हमारा बुक भी ख़त्म हो जाता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली एटलीस्ट ख़त्म हो गया। आप लोग कंप्लीट कर लो। कोई कन्फ्यूजन होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।